हेलो दोस्तों, आज पार्ट 19 में यानी इस लेक्चर में अपवर्तनांक है। तो जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती है, तिरछी गमन का मतलब यहाँ पर देखिए आप, ये आपका कोई कांच स्लैब है, मान लीजिए कांच है या जल, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इसके पहले हम लोग कांच स्लैब पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर प्रकाश किरण जो है इस बिंदु पर आकर के पड़ती है इस कांच पर, तो तिरछी आती है, कभी परपेंडिकुलर नहीं आती है, कभी 90 लंबवत नहीं आती है, हमेशा तिरछी आएगी, तभी अपवर्तनांक होगा। तो किरणों का अपवर्तन तभी होगा तब अपवर्तनांक होगा। तो जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, और कैसे? तिरछी। तो आपतन कोण साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात स्थिरांक यानी नियतांक होता है। जब ये तिरछा प्रवेश करती है तो ये कोण जो आई और ये कोण जो आर होता है, अब ये कोण चाहे यहाँ पर ये लंबवत कर लीजिए, यहाँ पे तो ये अभिलंब बना लीजिए, तो यहाँ पर आई यहाँ आई होगा, यहाँ आर होगा। तो ये कोण हमेशा क्या होते हैं? नियतांक होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इसी स्थिरांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी इस पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है। तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं? कि जब प्रकाश की किरण तिरछी चलती है, अर्थात तिरछी गमन करती हुई आती है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अर्थात आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ये दोनों का अनुपात जो होता है वह स्थिरांक होता है। ठीक है, दोनों का अपवर्तनांक स्थिरांक होता है। तो इसे जो पहला कोण है अर्थात अपवर्तन और आपतित या आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों का अनुपात क्या है? स्थिरांक होता है। तो इसी के माध्यम यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं इसे। माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। दूसरी भाषा में अगर इसको देखा जाए तो इसको आप कह सकते हैं कि जो माध्यम होते हैं ना, माध्यमों में प्रकाश की चाल, अब ये माध्यम है, पहला माध्यम, दूसरा माध्यम, वहाँ वायु माध्यम या कांच माध्यम है। तो हम जानते हैं कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है प्रकाश की चाल, किसी भी प्रकाश की चाल ज़्यादा होना, किसी में प्रकाश की चाल कम होना। यहाँ पर वायु है तो वायु में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी, और कांच है तो कांच में कम होगी वायु की अपेक्षा। तो इसको क्या बोलते हैं कि माध्यमों में, इसकी दूसरी परिभाषा देखिए, माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात, ये पहला माध्यम है और दूसरा माध्यम हुआ, इन दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है। अपवर्तनांक को स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार से होते हैं। पहला है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष और सापेक्ष दो अपवर्तनांक होते हैं। पहला निरपेक्ष देखते हैं और इसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब प्रथम माध्यम निर्वात या वायु हो तथा दूसरा कोई अन्य माध्यम हो, तो द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। देखिए, परिभाषा बहुत बड़ी नहीं है, इसको छोटे रूप में भी आप समझ सकते हैं। छोटे रूप में ये समझना है कि जब प्रथम माध्यम, ये जो पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, तो पहला माध्यम जो है वह हमेशा क्या हो? वायु हो या निर्वात हो, वायु हो या निर्वात हो, तभी वो क्या कहलाएगा? निरपेक्ष कहलाएगा। दूसरा कोई भी अन्य माध्यम हो, ठीक है, वायु या निर्वात और दूसरा कोई भी अन्य माध्यम हो तो उसे क्या कहेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। यानी वायु से किरण किस में प्रवेश करेगी? अन्य माध्यम में प्रवेश करेगी। वायु या निर्वात से किरण अन्य किसी भी माध्यम में, कांच है, ग्लास है, पानी है, किसी भी माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाती है। निरपेक्ष अपवर्तनांक को केवल अपवर्तनांक भी कहते हैं। देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक है, अगर वहाँ अपवर्तनांक लिखा है तब भी आप उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक समझेंगे या अपवर्तनांक भी कह सकते हैं उसको। तो माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर
निर्वात या वायव्य प्रकाश की चाल, हम जानते हैं निर्वात और वायव्य प्रकाश की चाल को c से प्रदर्शित करते हैं, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। माध्यम में प्रकाश की चाल v या कहीं कहीं vm लिखते हैं, ठीक है। तो हमारी एनसीईआरटी बुक में vm दिया हुआ है, हम लोग यहाँ vm समझ लेते हैं। तो vm मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, मीडियम। तो यहाँ पर निर्वात या वायव्य प्रकाश की चाल c और बटा माध्यम में प्रकाश की चाल Vm। तो ये क्या है, निर्वात या वायव्य प्रकाश की चाल है, यहाँ पर ये माध्यम हो गया। तो यहाँ पर ये जो इसकी प्रकाश की चाल है V, और इसमें क्या है Vm, माध्यम प्रकाश की चाल। अब ये दोनों का जो अनुपात है वही क्या है, अपवर्तनांक है, इसी निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी वायु, यहाँ क्या है, वायु है। तो ये जो वायु है या निर्वात है, निर्वात या वायु, तो ये वायु के सापेक्ष माना जाएगा कांच का अपवर्तनांक। तो यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब है, इसको लिख सकते हैं n बराबर C/Vm। अतः प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। देखिए, ये प्रथम माध्यम और द्वितीय माध्यम का जो अनुपात होता है यही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। इन दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है यही अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। और यह जो है उस अपवर्तनांक के बराबर होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए पहला माध्यम वायु या निर्वात होना आवश्यक है, यानी विरल माध्यम वायु या निर्वात, ठीक है, ये होना जरूरी है, तथा दूसरा अन्य कोई भी माध्यम हो सकता है, ठीक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला n बराबर C/Vm होता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा निरपेक्ष अपवर्तनांक की क्या देंगे, यहाँ से आप दे सकते हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल व उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है, ठीक। यहाँ से ये कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं, किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम में, प्रथम माध्यम में द्वितीय माध्यम में, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अगला है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक में पहला माध्यम वायु और निर्वात के अतिरिक्त हो सकता है। यानी अब सापेक्ष अपवर्तनांक कोई भी माध्यम हो सकते हैं उसमें, जैसे ये वायु और कांच है, तो ये कांच और पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है माध्यम इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग इसको पढ़ते कैसे, देखिए, ये अगर लिखा है 1n2, ये यानी एक पहला माध्यम का अपवर्तनांक दूसरा माध्यम, यहाँ पर दूसरा पहला, दूसरा और पहला है से दर्शाते, इसको ऐसे लिखा जाता है। कहीं कहीं इसको n21 लिखते हैं और इसको n12 लिखते हैं। हमारी एनसीईआरटी बुक में n21 लिखा हुआ है, ठीक है, n12 लिखा हुआ है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, देखिए, अगर 1n2 लिखा है, अभी इसको आगे विस्तार से बता रहे हैं, पहले आप पढ़ना इसको सीख लेते हैं। 1n2 या n21 लिखा है, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। यानी कहने का मतलब जो किरण है वह माध्यम 1 में आ रही है, 2 में नहीं। किस में आ रही है, माध्यम 1 में। तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक हुआ, ठीक है। तो इसको भी पढ़ते हैं, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। इसके और पढ़ने के तरीके हैं, आइए हम आपको आगे बताते हैं कि इसको पढ़ते कैसे हैं। इसको पढ़ने के कई तरीके हैं, तो हम आपको इसके डाउट क्लियर कर देते हैं। आपको इसको पहले पढ़ने आना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए इसको कैसे पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा पहले सापेक्ष अपवर्तनांक की, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अब यहाँ पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी पहला माध्यम वायु या निर्वात, ये निरपेक्ष क्रिया था। अब यहाँ पर कोई माध्यम भी हो सकता है, वायु है या निर्वात, या इसको अब यहाँ पर आप पानी भी ले सकते हैं, कोई भी माध्यम आप ले सकते हैं, लेकिन आपने को ऐसे समझना है अभी। तो
इसकी परिभाषा क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष, ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी जो पहले माध्यम के सापेक्ष, तो माध्यम के सापेक्ष किसको मानेंगे, जिसमें किरण आएगी, पहले जिसमें किरण आपतित होगी उसको हम मानेंगे माध्यम के सापेक्ष। तो पहला माध्यम है या दूसरा माध्यम हो, अभी इसको आगे हम और आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो जैसे 1n2 लिखा है, अब इसको पढ़ने का तरीका देखिए, 2n1 हो या 1n2 हो, अब एक बता दे रहे हैं, दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, इसको क्या कहेंगे, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। तो किरण जिस माध्यम में आपतित होती है उसको कहते हैं प्रथम, तो प्रथम उसको कहते हैं माध्यम के सापेक्ष। तो यहाँ प्रथम माध्यम में आ रही तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष, ठीक है। तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, यानी हम यहाँ से देख रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, अथवा इसको क्या पढ़ सकते हैं फिर, द्वितीय माध्यम का, यानी द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। बात वही है, ठीक है, यहाँ पर बात वही है। जैसे अभी कहा जाए कि अमित सोहन से होशियार है, तो यहाँ पर अमित के सापेक्ष बात की जा रही है सोहन से। अमित क्या है, सोहन से होशियार है। तो यानी कहने का मतलब कि अमित इकलौता होशियार नहीं है, इसके अलावा भी लोग होशियार हैं, कम होशियार हैं, ठीक है, कम हो सकते हैं, लेकिन अमित क्या है, ज़्यादा होशियार है, किससे, सोहन के सापेक्ष। तो इसको अमित होशियार है सोहन से, यानी ये प्रथम माध्यम मान लीजिए, द्वितीय माध्यम मान लीजिए। तो यहाँ पर अमित क्या है, सोहन से होशियार है। तो अमित यह इकलौता इस दुनिया में लड़का नहीं है कि जो यह अकेला होशियार है, इससे भी लोग होशियार हैं लेकिन कम हो सकते हैं होशियार, बस इतना फ़र्क है। अगर यह इकलौता होशियार होता दुनिया में तो इसका नाम ही नहीं लिया जाता, किसी के सापेक्ष इसकी तुलना ही नहीं की जाती, ठीक है। तो यहाँ पर तुलना करने का मतलब क्या है कि इससे भी लोग होशियार हैं, अमित नाम के और लोग भी हैं जो होशियार हैं, ठीक। तो अमित होशियार है सोहन से, तो यहाँ पर किसके सापेक्ष बात की गई है, प्रथम माध्यम के सापेक्ष बात की, अर्थात अमित के सापेक्ष सोहन की तुलना की गई है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिसके सापेक्ष बात की जाती है, तो सोहन से होशियार है अमित, लेकिन अमित इकलौता होशियार नहीं है, इससे भी लोग होशियार हैं, कम होशियार हैं, बस यही फ़र्क है। तो यहाँ पर अमित के सापेक्ष जो है सोहन की तुलना की जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि अमित माध्यम के अर्थात प्रथम माध्यम के सापेक्ष, अर्थात अमित माध्यम के सापेक्ष सोहन माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, अर्थात प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ पर अमित के सापेक्ष सोहन की तुलना की गई है, तो ये इसके अपवर्तनांक होते हैं। इसको द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक भी पढ़ सकते हैं, इसी चीज द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, यही चीज़ है, बस इस तरीके से इसको लिख सकते हैं आप, चीज़ एक ही है। माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसको ऐसे भी लिखते हैं, माध्यम जो द्वितीय माध्यम है इसको माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, कहीं कहीं इसको ऐसा लिखा मिलेगा आपको। इसको लिख सकते हैं माध्यम एक के सापेक्ष, ये चीज़ इधर चली आई, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। तो इस सब में मिला करके सारी बात, यानी माध्यम एक में किरण आपतित हो रही है, तो जिसमें किरण आपतित होगी उसको उसी के सापेक्ष मान लेंगे। यहाँ पर अमित के सापेक्ष तुलना किया गया है, तो अमित से किरण जा रही है सोहन के पास, ठीक है, ये माध्यम एक से माध्यम दो में किरण प्रवेश करती है ऐसे, ठीक है। और ऐसे 2n1 लिखा है, तो ऐसे इसको भी द्वितीय माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक। अब द्वितीय माध्यम के सापेक्ष अब किरण क्या की, यहाँ से आई, अब ये क्या कर रही है, इसमें आ रही है, तो ये अभिलंब होगा, तो अभिलंब से क्या करेगी, दूर हट जाएगी, इधर चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर द्वितीय माध्यम से प्रथम माध्यम में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ अब द्वितीय माध्यम के सापेक्ष अब सोहन के सापेक्ष अमित की तुलना की जाएगी, अब किरण इधर से इधर जाएगी, ठीक है, बात समझे, तिरछा प्रवेश करेगी,
अब द्रुति माध्यम से अर्थात इस माध्यम से इस माध्यम में जा रही है, तो जब इस माध्यम से इस माध्यम में जा रही है तो अब इसके सापेक्ष मान लेंगे कि सब मिला जुला के हमें यही समझना है, किरण जिस माध्यम में आपतित होगी वही माध्यम ही सापेक्ष कहलाएगा। ठीक है, यानी जिससे तुलना की जाएगी किससे, अमित से। अमित मतलब किरण इसमें आ रही है तो किरण इसमें जिसमें किरण आएगी उसी से उसकी तुलना की जाएगी, उसके सापेक्ष उसको माना जाएगा। तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक या द्वितीय माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसकी बात क्या हुई, इसका मतलब ये हुआ प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, तो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण अपवर्तित हुई, या द्वितीय माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक, तो द्वितीय माध्यम से किरण प्रथम माध्यम में प्रवेश की। ठीक है, आगे समझते हैं। यदि प्रकाश की चाल माध्यम 1 में b1 तथा माध्यम 2 में b2 हो तो, यहाँ देखिए माध्यम 1 में b1 मान लेते हैं, माध्यम 1 जो है यहाँ पर फिगर बना लेते हैं, माध्यम 1 में b1 और माध्यम 2 में b2 मान लेते हैं। प्रकाश की चाल c यहाँ पर क्या है, प्रकाश की चाल v1 और v2 है। तो इसका सूत्र क्या, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसको क्या कहेंगे, माध्यम 2 का माध्यम, किरण यहाँ से यहाँ आ रही, इसमें से इसमें आ रही है, समझ रहे हैं ना। इसमें से इसमें आने का मतलब क्या हुआ कि पहले से दूसरे यानी प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, या कह सकते हैं माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र हो जाएगा 1:1 लिखिए, n:1 लिखिए या n:2 लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर माध्यम 1 में किरण आ रही है और माध्यम 2 में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक या द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कह सकते हैं। तो v1/v2 हो जाएगा, यानी माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, माना प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक को ANG से प्रदर्शित करेंगे, यानी वायु को हम एयर और कांच को ग्लास बोलते हैं, तो इसको ANG लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, यानी वायु से कांच में किरण प्रवेश कर रही है, इसे प्रदर्शित करेंगे। अब इसको पढ़ सकते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ANG v1/v2, यानी वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल, यानी v1 वायु में प्रकाश की चाल क्या है और v2 कांच में प्रकाश की चाल क्या है। ठीक है, तो अब हमें उम्मीद करते हैं कि आपको लगभग समझ में आ गया होगा। आगे है, यदि प्रकाश की किरण कांच G प्रथम माध्यम से जल W द्वितीय माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कांच से अब किसमें, पानी में अर्थात जल में प्रवेश कर रही है, तो GN W हो जाएगा। यानी कांच में प्रकाश की चाल VG और जल में प्रकाश की चाल VW हो जाएगा। ये V फॉर वेग है और G फॉर ग्लास, V फॉर वेग, W फॉर वाटर, यानी कांच में चाल प्रकाश की और इसकी चाल जल में प्रकाश की चाल, तो ये GNW जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बोला जाएगा। यदि प्रकाश की किरण जल से कांच में प्रवेश करती है तो जब जल से कांच में प्रवेश करेगी तो WNG हो जाएगा। ठीक है, यानी किरण जो होती है वो पहले माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। तो कांच में यहाँ वाटर में आ रही है तो कांच में जा रही है, जल में कांच प्रकाश की चाल BW और कांच में प्रकाश की चाल VG हो जाएगा। यहाँ पर इसको कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पढ़ेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ें पूरी तरीके से सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्लियर हो गया होगा। इसमें आगे है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। वायु में प्रकाश की चाल 1.0003 होता है और बर्फ में 1.31 और जल में 1.33, ब्राउन कांच जो होता है 1.52, केरोसिन 1.44, हीरा में 2.42। यहाँ पर हम देख रहे हैं वायु में सबसे कम और हीरा में सबसे ज़्यादा, तो वायु का अपवर्तनांक सबसे कम तथा हीरा का सबसे अधिक होता है अपवर्तनांक। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आपको नोट है, एक पॉइंट। यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लंबवत प्रवेश करती है तो R=0 I=0 होता है स्नेल के नियमानुसार। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है आपको, ये चीज़ P, इसको ऐसे देख लीजिए, यहाँ पर अगर ये माध्यम है और प्रकाश की किरण ये वायु है, मान लीजिए वायु माध्यम है और ये कांच माध्यम है। ठीक है, अब ये किरण इसमें लंबवत ऐसे प्रवेश कर जाती है, ऐसे सीधा चली जाती है, तो सीधा जब जाएगी तो जो हम लोग इसके पहले किरण पढ़ रहे थे, किरण कैसे तिरछा प्रवेश करती थी तो जाती थी ऐसे। ठीक है, तो वहाँ पर एंगल बनता था, यहाँ पर I और R बन नहीं रहा है, अर्थात I
और आर, ये दोनों क्या हैं, शून्य है, 0 के बराबर, क्योंकि इनका कोण बन नहीं रहा है, अर्थात साइन 0 डिग्री बराबर 0 हो रहा है। यहाँ पे साइन क्या हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पर आई और आर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि उसमें वो लंबवत प्रवेश करती है। तो स्नेल के नियमानुसार क्या होता है, यन बराबर होता है साइन आई अपान साइन आर होता है, ये कांस्टेंट होता है स्नेल के नियमानुसार। तो यहाँ पे इसका क्रॉस गुणा कर देंगे तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, यन साइन आर हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, शून्य होगा, अर्थात साइन आर बराबर 0 हो जाएगा और आर बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि आप सब यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन आर इज नॉट इज इक्वल टू 0, परंतु यह वास्तव में 0 नहीं होता है। अर्थात किरण लंबवत प्रवेश करती है तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 होगा, जबकि आर इक्वल टू आर 0 होगा, तभी ये 0 होगा। यह स्नेल के नियमानुसार है, ठीक है। यह कब होता है, जब किरण लंबवत प्रवेश करती है तब। अब दूसरा है यहाँ पर, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। अब वहाँ पर प्रकाश के कलर, जो प्रकाश की किरणों के तरंग दैर्ध्य होते हैं, कलर होते हैं उसके, वे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तथा इनका मान बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक व लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। अब कौन सी किरण प्रकाश की किस माध्यम में, माध्यम कैसा है एक बात है, दूसरी बात किरण कौन सी है उसके ऊपर निर्भर करता है अपवर्तनांक, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में आपको अपवर्तनांक पर आधारित कुछ उदाहरण बताए जाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।